Morning students, this is our last lecture for the chapter number 1, the French Revolution. Students, last lecture में हमने डिस्कस किया था कि did women have a revolution? क्या वुमेन्स ने भी रेवोल्यूशन किया? उसका हमने आंसर देखा था yes, women also have a revolution for their rights. पहले उनको इकोनॉमिक और सोशल राइट्स मिले, बाद में उनको जो है लेटर ऑन 1946 में जाकर उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले, यानी अडल्ट सफरेज जो है वो उनको मिला। अब यहाँ पर एक और जो है सोशल रिफॉर्म आया ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी हमने वुमेन्स का सोशल रिफॉर्म देखा, पॉलिटिकल रिफॉर्म देखा कि क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आए। इसके साथ साथ जो फ्रेंच सोसाइटी है उसमें एक और सोशल रिफॉर्म आया ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट वाज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब ये स्लेवरी क्या चीज है? पहले तो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर क्या थे वो कि जिनको जबरदस्ती जो है उनको लेबर वर्क उनसे करवाया जाता था और उसके बदले उनको वेजेस भी नहीं दिए जाते थे। तो ऐसे ही उनको क्या कहा जाता था? स्लेव, दास। तो यही ट्रेंड जो है फ्रेंच सोसाइटी में भी था। फ्रेंच सोसाइटी में फ्रेंच पीपल ने दूसरे लोगों के जो है अपना स्लेव बनाया हुआ था। ऐसा क्यों था कि जैसे फ्रेंच सोसाइटी है उसने अपनी जो फ्रांस है उसने अपनी डिफरेंट कॉलोनीज जो हैं एस्टैब्लिश की हुई थी अमेरिका में। तो वो जो कॉलोनीज हैं जैसे कि कैरिबियन, मार्टिनिक्यू, गोडेलूप और सैन डोमिंगो, ये जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, फ्रांस के उपनिवेश थे, वो फ्रांस को कुछ कॉमोडिटीज जो है एसेंशियल कॉमोडिटीज, बहुत ही जो है उनकी जरूरत की या फिर उनके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वैल्यूएबल जो कॉमोडिटीज थी, लाइक टोबैको, जिसमें क्या आ जाता है तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफी, ये सारी चीजें ये कॉलोनीज जो हैं फ्रांस को प्रोवाइड करती थी। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? ठीक है, वो चीजें प्रोवाइड कर रही थी कॉलोनीज, जैसे कि यहाँ से इंग्लैंड में जो है क्या जाता था, यहाँ से स्पाइसेस जाते थे, है ना, इंडिगो जाता था इंडिया से भी, तो कॉटन जाता था। तो इसी तरीके से जो फ्रांस की कॉलोनीज हैं वो उससे क्या प्रोवाइड करती थी फ्रांस को? कुछ कॉमोडिटीज जैसे कि टोबैको, कॉफी, इंडिगो और ये सारी चीजें जो हैं वो देती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये इन कॉलोनीज में काम करने के लिए जो वर्कर्स हैं वो नहीं थे, और जो फ्रांस के लोग हैं वो वहां पर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो वहां फ्रांस के लोग हैं वो क्या सोचते थे कि हम इतनी दूर एक अनजान लैंड पर जाकर हम काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या प्रॉब्लम आई कि जो ये कॉलोनीज है उनमें क्या हो गई? शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज ऑफ लेबर। क्या हो गई? शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई। अब लेबर की शॉर्टेज होने से जो ये क्वांटिटीज ये लोग सप्लाई करते थे उसकी सप्लाई जो है वो क्या हो गई? कम हो गई या फिर ना के बराबर हो गई। तो सप्लाई जो है वो क्या हो गई? कम हो गई। अब सप्लाई कम होने तो जो फ्रांस के जो मर्चेंट्स हैं या फिर जो वहां के व्यापारी थे उनको क्या होने लगा? लॉस होने लगा। अब इसका सोल्यूशन फ्रांस ने निकाला। उन्होंने क्या करना शुरू किया? जो फ्रांस है, ये फ्रांस आप वर्ल्ड के मैप में जब देखोगे तो यहाँ पर हमारा ये सारा यूरोप का एरिया और फ्रांस है। फ्रांस के इधर जो है हमारा अमेरिका आ जाता है, फिर यहाँ पर जो है साउथ अमेरिका आता है और नीचे क्या है इसके? यूरोप के। ठीक है, हम इतना इसको मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और क्या है? अफ्रीका। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उनको अब क्या चाहिए थे? तो मजदूर चाहिए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने जाकर यहाँ से वो लोग जाते थे अफ्रीका।
अब अफ्रीका जो है वो एक बहुत ही जो है अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ से वो जो यहाँ के निग्रोस हैं, जो यहाँ के इंडिजीनियस जो अफ्रीकन है निग्रोस, उनको यहाँ से जबरदस्ती जो है भरकर शिप्स में वापस ले जाया जाता था और यहाँ पर अमेरिका में पहुंचाया जाता था अपनी कॉलोनीज में। तो यहाँ से फ्रांस के लोग जो हैं वो कहाँ जाते थे, अफ्रीका। अफ्रीका से जो निग्रोज हैं उनको क्या किया जाता था, उनको जबरदस्ती जो है वहां के जो जैसे हम कहते हैं ना दलाल ट्रेडर्स होते थे जो यहाँ से मजदूरों को सप्लाई करते थे, जिनको चिफ्टेन्स कहा जाता था। तो इन चिफ्टेन्स से वो क्या करते थे, उन स्लेव्स को खरीदते थे। खरीदने के बाद उनको बांधकर जंजीरों में बांधकर जो है वो शिप्स में भरकर कहाँ लेकर जाया जाता था, अमेरिका लेकर जाया जाता था। तो अटलांटिक से लेकर कैरिबियन तक जो है इनको लेकर जाया जाता था। यहाँ पर इनसे क्या करवाया जाता था, प्लांटेशन वर्क करवाया जाता था। अब ये प्लांटेशन वर्क, अब देखो इनको जो है फ्री में स्लेव मिल रहे हैं, फ्री में जो है उनको क्या मिल रही है, लेबर मिल रही है। तो इससे दोबारा से जो इनका प्लांटेशन वर्क है वो फ्लोरिश होने लगा और फ्रांस को जो है क्या होने लगा, फायदा। अब ये जो काम है वो उसके दो पोर्ट से किया जाता था, एक पोर्ट था बॉर्डेक्स और दूसरा था नांतेस। ये दो जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट बने फॉर द स्लेव ट्रेड। यहाँ से स्लेव्स को भेजा और ले जाया जाता था थ्रू द पोर्ट्स ऑफ नांतेस एंड बॉर्डेक्स। ये जो है आपके मैप में आएंगे और आपका जो टेस्ट होगा उसमें भी मैं मैप क्वेश्चन दूंगी आपको। तो दो स्लेव पोर्ट थे, नांदेश और बॉर्डेक्स। अब यहाँ से क्या होने लगा कि इनसे यहाँ कॉमोडिटीज भी आ रही है, इधर से कॉमोडिटीज आ रही है, इधर से स्लेव ट्रेड हो रहा है। तो ये दोनों जो पोर्ट है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगे, फ्लोरिश होने लगे, डेवलप होने लगे। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही जो पोर्ट है क्या हो गए, फ्लोरिश हो गए, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो। तो इसको क्या कहते हैं, तीन जो है इनके बीच में ये स्लेव ट्रेड कैरी किया जा रहा था, इसलिए इस स्लेव ट्रेड को क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। समझ आया? इस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि तीन कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये कैरी हो रहा था, तीन देशों के बीच में, फ्रांस, अफ्रीका एंड अमेरिका। That's why it is called triangular slave trade. अब ये जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है, यहाँ पर क्या हो रहा था कि लोगों को बिना किसी वेजिस के उनसे मजदूरी करवाई जा रही थी, उनकी इच्छा के खिलाफ जो है उनको ले जाया जा रहा था। 18th सेंचुरी तक जो है इस चीज के लिए फ्रांस में जो है इसका बहुत क्रिटिसिज्म होता रहा। नेशनल असेंबली बनी, तो ड्यूरिंग द नेशनल असेंबली भी स्लेव ट्रेड को लेकर बहुत सारा डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, बट इससे रिलेटेड कोई भी लॉ जो है उस टाइम नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर उस टाइम नेशनल असेंबली जो है इससे रिलेटेड, स्लेव ट्रेड से रिलेटेड लॉ बनाती तो वो किसके अगेंस्ट जाता, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरियस लोगों के अगेंस्ट जाता, व्यापारियों के अगेंस्ट जाता जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसलिए जो है उनके अनफेवर वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। इसलिए 18th सेंचुरी में जब तक नेशनल असेंबली डिबेट हुआ इस बात को लेकर कि जो स्लेव ट्रेड है वो क्या होना चाहिए, डिमोलिश होना चाहिए, सभी जो है राइट टू लाइफ है। तो लेकिन तब भी कोई लॉ नहीं बना। लेकिन जब कन्वेंशन हुआ अंडर द जैकोबिन गवर्नमेंट, जब कन्वेंशन हुआ 1794 में, तो यहाँ से 1794 में जो है इसको क्या कर दिया गया, ट्रेड को अबॉलिश कर दिया गया। स्लेव ट्रेड वाज अबॉलिश्ड इन 1794। लेकिन ये जो अबॉलिशमेंट है वो भी बहुत लॉन्ग टाइम की नहीं थी। जैसे ही 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years when the Napoleon came or the rule of Napoleon came, the slave trade again started. तो नेपोलियन जैसे ही आया तो यहाँ पर जो है दोबारा से स्लेव ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गया। नेपोलियन का राइज हुआ 1804 में, ठीक है। तो ये स्लेव ट्रेड उस टाइम दोबारा से स्टार्ट हो गया। लेकिन फाइनली
जो फ्रांस में जो कॉलोनीज हैं, फ्रांस की जो कॉलोनीज है वहां से स्लेव ट्रेड अबॉलिश हुआ लास्टली 1848. It is very important question. The triangular slave trade. The triangular slave trade had among France, Africa, and America. The French people take a voyage through the Atlantic Ocean to the African coast, bought the slaves, and reached the Caribbean coast of America. Here, these workers worked in the plantation work, and the commodities by America sent to the French people, France. So main ports of these trades were Nantes and Bordeaux, which were flourished due to the slave trade, and they got their economic prosperity. In the starting, National Assembly takes a long debate and discussion to abolish the slave trade, but they couldn't do any law, couldn't make any law to abolish trade because it was against the economic prosperous people. But lastly, 1794 in the convention, it abolished the slave trade, but it was not so long time abolishment. In 1804, when the Napoleon rule was in France, the trade was again started. Finally, it was abolished in 1848. 1848 में ये फ्रांस की सभी कॉलोनीज से खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस का, उसमें क्या कोई उनकी एवरीडे लाइफ में भी चीज आई। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक पढ़ा मर्साइल्स पढ़ा था ना, जहां से उन्होंने मार्च शुरू की थी रेवोल्यूशन के लिए। मर्साइल से पेरिस आपका यहाँ पर है, दैट इज कैपिटल ऑफ फ्रांस, और ये है आपका यहाँ ये पॉइंट है मर्साइल्स। यहाँ से जो है ये रेवोल्यूशन कैरी किया गया था। इसके साथ साथ जो है कुछ नॉन रीजन्स हैं जहां पर रेवोल्यूशन का जो है नहीं था इम्पैक्ट, दैट इज ब्रेस्ट, अलासेस। ये रीजन्स जो है यहाँ पर रेवोल्यूशन का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। बाकी जो एरिया है उसमें सारे रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर आपका मर्साइल्स है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको जो है मैप में आएंगे। यू कैन ड्रॉ द मैप और यू कैन print out the map and you have to show these points. ठीक है, you can take a screenshot. I am giving you 2 minutes. Take a screenshot of this map. आपने मैप अपनी नोटबुक में बनाया हुआ, उसमें ये पॉइंट्स आप जो हैं फिल करेंगे। इसी के पास जो है वो यहाँ पर आपका आता है बास्तिल। ठीक है, पेरिस के पास ही आपकी क्या है, बास्तिल, जिसको हमने कहा था द प्रिजन ऑफ इन पेरिस। तो ये है बास्तिल टाउन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ उसका लोगों की एवरीडे लाइफ पर, आम जिंदगी पर क्या उसका इम्पैक्ट आया, क्या चेंजेस आए एवरीडे लाइफ में। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब इससे पहले हमने देखा था कि जब लुई 16 था तो वहां पर कोई भी जो है वो लुई 16 के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। ठीक है, कुछ भी जो है उसके अगेंस्ट नहीं बोला जा सकता था। अंडर जैकोबिन गवर्नमेंट भी हमने देखा कि वहां पर भी रिपब्लिक के अगेंस्ट अगर कुछ बोला जाता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी, गिलोटाइन किया जाता था। तो यहाँ पर हमें जो है फ्रेंच सोसाइटी में रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे जो है चेंजेस देखने को मिले। अब चेंजेस किस तरह के कि क्या उनके कपड़े बदल गए, पहनने के स्टाइल बदल गया, या उनकी लैंग्वेज बदल गई? नहीं, उनकी जो राइट्स हैं उनमें हमें चेंजेस दिखाई देने लगे। राइट्स चाहे वो मेंस के हैं, वुमेन के हैं, चिल्ड्रन हैं, उन सब की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। अब ये जो चेंजेस हैं
ये धीरे धीरे आने शुरू हुए जब 1789 में बास्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। Soon after the destroy of Bastille, the changes occurred in French society. इससे क्या हुआ कि 1789 में सबसे पहले वहां पर क्या कर दी गई, सेंसरशिप जो है उसको खत्म कर दिया। अब सेंस क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर भी है कि आपकी जो मूवीज बन जाती है तो उनको पहले उनसे सेंसर बोर्ड से जो है उसको अप्रूव कराना होता है। अगर उसमें कोई भी ऐसा सीन है जो या तो देश में दंगे फसाद कर सकता है या फिर जो है वो इतना मतलब कुछ वल्गैरिटी है या कुछ है, तो वो सेंसर बोर्ड उसको सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको कट कर देता है, उन सीन को कट करने के लिए बोलता है। उससे पहले जो है कोई भी मूवी अगर टेलीकास्ट होनी है तो उससे पहले उसे सेंसरशिप की परमिशन लेनी होती है। तो ऐसे ही जो है सेंसरशिप थी अंडर द लुइस 16 लगा रखी थी कि कोई भी प्रेस है, कोई भी न्यूज़पेपर है, कोई भी मीडिया है, कोई भी बुक कोई लिख रहा है, उसमें कोई भी जो है किंग के खिलाफ नहीं लिख सकता था। उनको उनसे जो है पहले सेंसर करवाना होता था। अब सेंसर जो है लुइस 16 उन चीजों को परमिशन ही नहीं देगा जो उसके अगेंस्ट जाएगी। ठीक है, तो ये खत्म हो गई लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच कि वो अपने जो एक्सप्रेशन है, अपने व्यूज हैं, वो फ्रीली नहीं रख सकते थे। जो भी उनको छापना है, बनाना है, प्ले करना है, कुछ भी करना है, वो अकॉर्डिंग टू द फेवर ऑफ किंग करना है उनको। तो यहाँ पर 1789 में क्या कर दिया गया, सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, जब बास्टिल को खत्म किया गया, लुई 16 खत्म हुआ, तो उसके साथ साथ उसकी सेंसरशिप भी जो है खत्म हो गई। अब इस सेंसरशिप के साथ खत्म होते ही जो है इसमें राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये जो हमारे उनको राइट मिले थे, हमने किया था ना इसको कि राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है लोगों को प्रोवाइड किए गए थे ड्यूरिंग द नेशनल असेंबली। तो ये जो राइट्स उनको मिले थे, इससे उन लोगों को क्या मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये भी नेचुरल राइट में काउंट किया जाने लगा। अब न्यूज़पेपर छपने लगे, पम्फलेट्स छपने लगे, प्लेस लिखे जाने लगे, स्टोरीज लिखी जाने लगी, लोगों ने बुक्स लिखनी शुरू हुई। अब इन सब चीजों में जो है वो क्या होने लगा कि लोग फ्रीली लिखने लगे, जो गवर्नमेंट है उसके फेवर में भी और अगेंस्ट में भी। अब जैसे क्या होता है कि जब हमारे पास पूरी फ्री हम होते हैं, हमारे पास फ्रीडम होती है जिसको हम फ्रीडम ऑफ प्रेस कहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हर पार्टी यानी हर सेक्शन जो है वो अपने आप को सही साबित करेगा। जैसे अब आपके टीवी में होता है कि अगर कुछ भी मोदी सरकार करती है तो कांग्रेस उसके अपोज करते हैं, कांग्रेस कुछ भी करती है तो मोदी सरकार अपने आप को सही दिखाती है और कांग्रेस के अपोज बताती है ना। हर जो पार्टी है वो अपने आप को सही प्रूव करना चाहती है और दूसरे को गलत। सेम वहां पर हो रहा था, सेंसरशिप खत्म हो गई थी, अब लोग फ्रीली जो है लिख सकते थे, छाप सकते थे, तो फेवर में भी जा रहे थे व्यूज और अगेंस्ट में भी। तो सभी जो है वो अपने आप को सही साबित करना चाहते थे। तो इस तरीके से जो लोग हैं, पहले क्या था कि कुछ एक लिमिटेड लोग जो हैं, वो जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स की हमने रॉबेस्क्यू और ये सब की बात की, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने जो भी राइटिंग लिखी उसको बहुत ही लिमिटेड सेक्शन पढ़ सकता था। लेकिन अब जैसे जैसे लिटरेसी रेट आने लगा फ्रांस में, तो उनकी बुक्स, उनके आइडियाज ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारे जो हैं वाइडली स्प्रेड होने लगे और बहुत से जो लोग हैं इन चीजों को पढ़ने लगे। नाउ लास्टली क्या हुआ फ्रांस में, लास्टली जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नेपोलियन का इन 1804, क्योंकि हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं जब हमने डायरेक्टरी रूल्स किया था, है ना। डायरेक्टरी रूल्स में हमने देखा था कि यहाँ पर जो है 2 जो है वो क्या थी, असेंबलीज थी, और ये असेंबलीज जो है और 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो इन सब में मैंने आपको बताया था कि ओनली क्लैश, इनका बताया था क्लैश हो जाता था, जब भी किसी बात पर बात करने के लिए इकट्ठे होते थे तो क्लैश हो जाता था, तो असेंबली किसी भी नतीजे पर ये लोग नहीं पहुंचते थे। इट लेड टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इससे वहां पर क्या हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई।
ठीक है। अब देश के लिए जो डिसीजन ले रहे हैं उनमें ही नहीं बनती, कोई डिसीजन पर वो पहुंच ही नहीं पाते, तो उससे क्या हुआ, उनके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आना शुरू हो गई फ्रांस के अंदर। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो फायदा है, इसका एडवांटेज किसने लिया? इसका एडवांटेज लिया नेपोलियन ने। अब फ्रांस के लोगों को जो है कोई एक ऐसा रूलर चाहिए था जो उनकी सफरिंग से उनको आजाद करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सके। तो नेपोलियन जो है लोगों को ऐसा आश्वासन जो है देना शुरू किया कि वो जो है फ्रांस को संभालेगा। तो धीरे धीरे जो नेपोलियन है वो क्या बन गया, फ्रांस का डिक्टेटर बन गया। तो इन 1804 he declared himself the Emperor of France. अब वो क्या बन गया, 1804 में फ्रांस का एम्परर बन बैठा। अब he was a brilliant general, वो क्या था, he was a brilliant जनरल, बहुत ही ब्रिलियंट जनरल था। और जैसे ही जब वो आर्मी का जनरल था तो उसने ही यूज्ड हिज आर्मी टू द नेबरिंग कंट्रीज। उसका मेन मोटिव क्या था कि सारे देशों पर राज करना, और उसने अपनी आर्मीज के बल पर जो है नेबरिंग कंट्रीज को कंक्योर करना, उन्हें कैप्चर करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट ओनली ब्रिटेन एंड रशिया। ब्रिटेन और रशिया को वो कैप्चर नहीं कर पाया, बाकी सभी पर उसने क्या करना शुरू कर दिया, उनको कंक्योर करना शुरू कर दिया धीरे धीरे होल यूरोप। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी जो ये सक्सेस है वो बहुत ही शॉर्ट लिव थी, बहुत ज्यादा टाइम तक जो है उसको ये सक्सेस नहीं मिली। लेकिन वो अपने आप को क्या मानता था कि he was the one who will bring the modernization in France, कि फ्रांस को मॉडर्नाइज जो है वो कौन कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, ये नेपोलियन का मानना था। और इसके लिए उसने बहुत सारे जो है मेजर्स भी लिए। क्या किया उसने, सबसे पहले इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की, he established the industries, ठीक है। उसके बाद उसने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करने के साथ साथ, क्योंकि जब हमें ट्रेड कैरी करना है, इंडस्ट्रीज लगानी है, तो उसके लिए वेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए, तो उसने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया। उसके साथ साथ कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी फ्रांस में या उस टाइम की यूरोपियन कंट्रीज में, वो क्या थी, वो लेकर थी वेज मेजर्स को लेकर और करेंसी को लेकर, कि हर थोड़ी सी दूरी पर जो है वेज मेजरिंग वेज जो है वो चेंज हो जाता था, कि यहाँ पर अगर एक चीज को जो है किलो में मापा जा रहा है तो दूसरी जगह जो है उसको मीटर में, तो इस तरीके से हर बार पर चेंज करना पड़ता था, उसको कन्वर्ट करना पड़ता था। यानी मेजरमेंट के जो चीजें मेजर जो अकॉर्डिंग उनको अपनी क्वांटिटी को चेंज करके उसके प्राइस लगाने पड़ते थे। फिर करेंसी भी हर टाइम पर अलग थी, तो इससे जो है ट्रेडर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। We can say he brings uniformity in measuring and currency। अब वो क्या लेकर आया, उसने इस चीज को खत्म कर दिया। जो ट्रेडर्स को जो प्रॉब्लम आती थी मेजरिंग करने की, कि हर बार जो है स्केल अलग होता था, यहाँ कोई अगर किलोमीटर में माप रहा है तो कोई उसको एलएम में माप रहा है, तो इस तरीके से जो है उसको मीटर
इन सब उन्होंने मेजरिंग को खत्म करके एक मेजरिंग यूनिट कर दिया, जो आज हम एंजॉय करते हैं ना, किलोमीटर, मीटर, सब जगह एक ही इसमें मेजरिंग यूनिट है। ऐसे ही करेंसी जो है वो भी एक करती, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या लेके आया, दैट ही ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन मेजरिंग एंड करेंसी एंड बाय द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम जो है उससे उसने इंट्रोड्यूस किया। नो डाउट कि ये सारा चीजें जो है हमें दिखाई दे रहा है कि नेपोलियन ने इसमें गलत क्या किया, फ्रांस को मॉडर्नाइज ही किया ना, है ना। लेकिन ऐसा नहीं था। उसने क्या किया कि वो जो है नेपोलियन धीरे धीरे उसने नेबरिंग कंट्रीज को कंक्योर करना शुरू किया, डायनेस्टीज जो है उनको खत्म कर दिया। डायनेस्टीज को खत्म करके उसने अपना रूल वहां पर लागू कर दिया, यानी उनको वहां पर राज्य बना दिए। और इन जो उसने किंगडम्स बनाए उसमें उसने अपने फैमिली मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया, यानी धीरे धीरे उसने सारे यूरोप को जो है कैप्चर करना शुरू कर दिया। और वहां फिर से जो है किंग जो है वो अपॉइंट कर दिया। और किंग कौन थे, सारे उसके फैमिली मेंबर्स थे। अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें चल रही थी, जब नेपोलियन जो है वो आर्मी के बल पर सारे यूरोप को कैप्चर करने लगा, इसके साथ साथ उसने कॉन्स्टिट्यूशन को भी नया फ्रेम अप किया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसने चेंजेस लेके आया, वहां पर उसने 4 लेजिस्लेटिव, पहले 2 थी ना, तो उसने अब क्या बना दी, 4 लेजिस्लेटिव बॉडीज बना दी और 3 एग्जीक्यूटिव बॉडीज बना दी। अब यहाँ पर उसने अपने आप को वहां का जो है डिक्टेटर बना दिया फ्रांस का। फ्रांस फिर से वही स्टेज पर आने लगा था। तो धीरे जब वो सभी चीजों को जो है सभी एरियाज को कैप्चर कर रहा था, तो लास्टली कुछ कंट्रीज आपस में मिल गए। कंट्रीज दैट वर ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, अब इन्होंने दे ज्वाइंटली डिफीटेड नेपोलियन। अब इन्होंने सबने जो है ये सभी कंट्रीज जो है आपस में मिल गई और उन्होंने लास्टली नेपोलियन को जो है डिफीट कर दिया। एंड ही वाज डिफीटेड फर्स्टली इन लिप्सिक फर्स्टली उसको लिप्सिक में जो है डिफीट किया गया। फिर दोबारा जो है वॉर हुआ एंड अगेन एट वाटरलू इन 1815 में जो है वाटरलू में दोबारा से जो है नेपोलियन वाज डिफीटेड। नाउ ही वाज कैप्चर्ड, उसे पकड़ लिया गया एंड सेंट एज अ प्रिजन prisoner at Saint Helena प्रिजन में जो है उसे एज ए प्रिजनर रखा गया। लेकिन लास्टली ही वाज डाइड इन वेयर ही वाज डाइड इन 1821 और 1821 में जो है उसकी डेथ हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेपोलियन। बट जितना भी हमने अभी तक ये चैप्टर पढ़ा उससे हमें ये दिखाया कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ उससे 2 मेन आइडियाज जो हैं पूरे वर्ल्ड को मिले। द आइडियाज ऑफ what are the most important legacy of the French Revolution. So the legacy of the French Revolution were कौन से थे, राइट ऑफ आइडियाज ऑफ लिबर्टी,
एक तो लिबर्टी का जो आइडिया है वो किसने दिया हमें, फ्रेंच एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ये 1 मार्क्स का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे विश्व को जो है फ्रांस ने कौन सी 2 इंपॉर्टेंट जो है चीजें दी। अब फ्रांस में जो फ्यूडल सिस्टम खत्म किया गया, ये राइट्स प्रोवाइड किए गए, इसने ऑल ओवर यूरोप एंड द वर्ल्ड दे इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड। तो धीरे धीरे सभी यूरोप के देशों में ये चीजें जो है फ्यूडल सिस्टम खत्म होने लगा, लोगों को आइडियाज ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट से वो अवेयर होने लगे। तो जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं उनको भी जो है फ्रीडम के बारे में पता लगने लगा, उन्होंने भी रेवोल्यूट करना शुरू किया और इसका हम जो है इम्पैक्ट देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इंडिया ने भी फ्रांस के इन आइडियाज को अडॉप्ट किया। टीपू सुल्तान, उसके बाद राजा राम मोहन रॉय, ये भी हमारे इंडियन सोसाइटी के जो पीपल थे उन्होंने भी जो अपने आइडियाज ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम रखे, वो कहाँ से इंस्पायर हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के इन आइडियाज ने, इस रेवोल्यूशन ने ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। तो आज जितने भी हम डेमोक्रेटिक राइट्स एंजॉय करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर है? अब बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको इस चैप्टर का लाइन टू लाइन आपको इसको रीड करना है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। आकाश, स्टॉप रिकॉर्डिंग। एक चीज बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको जो भी मैं रिटर्न वर्क दे रही हूँ, नोट्स दे रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ और आगे भी जो भी मैं आपको दूंगी, अगर एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हो रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, एक्सटर्नल इंटरनल क्वेश्चन, अगर एनसीईआरटी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं उसमें से, तो आपको अगेन एंड अगेन उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। आप 1 टाइम 1 क्वेश्चन को लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है तो आप सेम एज क्वेश्चन नंबर डाल के वो लिखकर छोड़ देंगे, उसका आंसर आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और इससे इस चैप्टर से जितने मैक्सिमम आप एमसीक्यूज बना सकते हो, वेरी शॉर्ट निकाल सकते हो, वो भी करने हैं। प्लस इस चैप्टर में जितनी भी पिक्स हैं उन पिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो पिक्स किस चीज की वो डिपिक्ट कर रहे हैं, ये पिक्स भी आपको स्टडी करनी है। जैसे आपको 8th में भी मैंने दिया था कि पिक्स का डिस्क्रिप्शन आएगा, कोई पिक आ गई और उसको आपने डिस्क्राइब करना है कि ये क्या दिखा रही है। मीन्स आपके पास ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है कि ये पिक किससे रिलेटेड है, तो आपको वो सारी चीजें भी पढ़नी है। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क नाउ, जस्ट रेज योर हैंड। If you have any doubt, you can ask now.